हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर। और आज के इस वीडियो में बेटा जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था उसके जो लास्ट वाले पॉइंट्स थे ना, पॉइंट नंबर 6 और 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा पॉइंट नंबर 6 में हम पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम फर्स्ट एडी टू 1991 तक की सिचुएशन देखेंगे कि भाई जो इंडिया की हालत थी या जो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम था वो वर्ल्ड पे कौन से लेवल पर था। और इसी के साथ में बेटा हम 7th पॉइंट देखेंगे, री इंडस्ट्रियलाइज इन इंडिया। तो मतलब इंडिया में इंडस्ट्रीज को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर क्या क्या डिसीजन किए गए थे, इसको कैसे बदला गया था, इसके रूप को कैसे चेंज किया गया था, ताकि इसका पूरा बेनिफिट हमारे जो इंडियन पीपल है वो उठा सके, जो बिजनेसमैन है उनको इसका फायदा मिले। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री के 6th पॉइंट के बारे में बात करें तो उस 6th पॉइंट में बेटा हम पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1991 तक हमारे इंडिया की जो कंडीशन थी वो कैसी हुआ करती थी, या जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो किस तरह की हुआ करती थी। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की तो इसमें लिखा हुआ है बिटवीन फर्स्ट एंड 7th सेंचुरीज इंडिया कवर्ड अबाउट 1/3 और 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। तो विश्व में जितने भी देश हुआ करते थे पहले, तो उनका 1/3 और 1/4 जो हिस्सा था दौलत का या पैसों का, वो बेटा इंडिया के पास हुआ करता था। और ये कंडीशन कब थी इंडिया की? तो बेटा ये कंडीशन थी फर्स्ट सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी तक। तो जरा सोचिए बेटा, इतना बड़ा हिस्सा, मतलब देख लो अपना जो इंडिया था वो फर्स्ट और 7th सेंचुरी के बीच में इतना अमीर था कि पूरे विश्व की दौलत का तीसरा हिस्सा या चौथा जो हिस्सा है ना वो हमारे देश में हुआ करता था। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो इसमें बेटा द कंट्री वाज आल्सो कॉल्ड एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप। और इसी की वजह से, क्योंकि इंडिया के पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से हमारे इंडिया को पहले के जो लोग थे वो क्या कहकर बुलाते थे? स्वर्ण भूमि या फिर स्वर्ण द्वीप। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की तो इसमें लिखा हुआ है बेटा कि मैनी ट्रेवलर्स लाइक मेगास्थनीज, जुआनजेंग एंड इब्न बतूता also wrote about Indian prosperity in their books। तो बेटा बहुत से ट्रेवलर हुआ करते थे, मतलब कुछ बंदे थे जिनको शौक था घूमने फिरने का पुराने जमाने में। तो जब भी वो किसी जगह पर पहुंचते थे तो वो अपनी बुक्स में जरूर लिखा करते थे। तो ऐसे ही ट्रेवलर, तो ऐसे ही यात्रियों की अगर हम बात करें ना तो बेटा उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है मेगास्थनीज, उसके बाद में जुआनजेंग और उसके बाद में बेटा इब्न बटूता का नाम जरूर आता है। तो इन्होंने भी बेटा अपनी बुक में इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में, मतलब इंडिया कितना समृद्ध था, कितनी धन दौलत थी, तो इन सब बातों का जिक्र उन्होंने अपनी बुक्स में किया है। किन्होंने? मेगास्थनीज ने, जुआनजेंग ने और इब्न बतूता ने। यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशन की बात करें तो उसका जो 4th पॉइंट है बेटा वो ये है कि द प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री वाज एन एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें ना, मतलब भारत में रहने वाले जो लोग थे उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन कैसी थी, तो बेटा वो बहुत ही प्रॉस्पर थे, मतलब बहुत अमीर थे, बहुत ही समृद्ध लोग हुआ करते थे। लेकिन ये कंडीशन कब तक थी? प्री कॉलोनियल पीरियड तक। अब ये प्री कॉलोनियल पीरियड क्या है कि भाई जो अंग्रेज लोग थे 18th सेंचुरी में हमारे इंडिया पर उन्होंने अटैक किया था या उन्होंने कंट्रोल कर रखा था पूरे इंडिया को, तो उससे पहले का जो टाइम था उसको बेटा हम प्री कॉलोनियल पीरियड कहते थे। अगर बात करें 5th पॉइंट की तो इसमें क्या था बेटा कि इनिशियली यानी कि शुरुआत में यूरोपियंस केम हियर टू प्लंडर। जो यूरोपियन लोग थे ना, बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो बेटा इंडिया यहाँ पे आया करते थे, लेकिन उनका मकसद यही था कि इंडिया को लूटना। तो प्लंडर का मतलब क्या होता है? लूटना। बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड टू ट्रेड विद इंडिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद में उन्होंने इंडिया से व्यापार करना शुरू कर दिया इन रिटर्न ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि इंडिया के पास में गोल्ड और सिल्वर की बेशुमार दौलत थी बेटा। तो इस वजह से यानी कि गोल्ड और सिल्वर को लेने के लिए वो जो यूरोपियन लोग थे वो इंडिया के साथ में बिजनेस करना शुरू कर दिए। अगर हम बात करें 6th पॉइंट की तो उसमें लिखा हुआ बेटा डेस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कॉमर्शियल सेक्टर। मतलब हमारे इंडिया में क्या था, कमर्शियल जो सेक्टर था ना वो तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, मतलब बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़िया तरीके से कर रहे थे। बट इंडिया वाज फार बिहाइंड फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। लेकिन बेटा कुछ मामलों में जो इंडिया था ना वो पश्चिमी यूरोप से काफी पिछड़ा हुआ था। और वो किन मामलों में पिछड़ा हुआ था? टेक्नोलॉजी के रूप में
और इनोवेशन के रूप में। मतलब हमारे इंडिया में प्रोडक्शन के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी थी ना, तकनीकों का विकास हुआ नहीं था और यहाँ पर किसी के दिमाग में बेटा इनोवेटिव आइडियाज भी नहीं आया करते थे। अब नहीं आने का मतलब ये है कि उनको ये नहीं पता था कि हम किसी भी चीज को बेहतर तरीके से दूसरे रूप में कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज थे वो भी हमारे लोगों के पास नहीं थे, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एजुकेशन। और आपको पता है पुराने जमाने में इंडियन जो पीपल थे, जो इंडिया के लोग थे ना, उनमें एजुकेशन रेट भी काफी कम हुआ करती थी। पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग बेटा अनएजुकेटेड था या बहुत कम पढ़ा लिखा था। तो बेटा जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी कि प्री कॉलोनियल पीरियड था ना, उससे पहले तक तो बेटा जो इंडियन इकोनॉमी थी ना वो काफी प्रॉस्परस थी। लेकिन जैसे ही कॉलोनीज का आना हुआ, कॉलोनीज का मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडिया में आना शुरू किया। धीरे धीरे तो बेटा वो भी बिजनेस के मकसद से आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपेंड आफ्टर ब्रिटिश एम्पायर, कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे, उनका शासन यहाँ पे चला करता था, तो उसके बाद में बेटा इंडिया के साथ क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं इसको। वैसे बेटा ये जो टॉपिक है ना, व्हाट हैपेंड आफ्टर ब्रिटिश एम्पायर, तो ये भी बेटा पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी का ही हिस्सा है। लेकिन इन जो 3 पॉइंट्स को मैंने इस हेडिंग के अंतर्गत लिया है ताकि आप अच्छी तरह से चीजों को समझ पाएं। यदि हम बात करें 7 पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है द ब्रिटिश एम्पायर बिगेन टू टेक रूट्स इन इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी, कि जो ब्रिटिश एम्पायर थे, ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश साम्राज्य था, वो बेटा 18th सेंचुरी में मतलब 18वीं शताब्दी के लगभग बीच में उन्होंने इंडिया में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। मतलब ये था कि वो इंडिया में आना शुरू हो गए थे। एंड 8th पॉइंट हमें ये कहता है कि लेक ऑफ फ्रीडम। अब होना क्या था, क्योंकि शासन किसका चल रहा था बेटा, ब्रिटिश एम्पायर का, तो हमारे लोगों में बेटा फ्रीडम की बहुत कमी थी, हमें ज्यादा आजादी नहीं दी गई थी उस दौरान। नो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कोई भी इस तरह की क्रांति नहीं जो कि वैज्ञानिक रूप से खरी उतरी हो। लिमिटेड रीच टू एजुकेशन, लोगों को ज्यादा शिक्षा देने का अधिकार भी नहीं था, लोग कम पढ़े लिखे थे। एंड प्रेफरेंस टू मशीन ओवर मैनुअल स्किल्स, और जो पुराने जमाने में जो अनपढ़ लोग थे, जो अपने हाथों से अलग अलग तरह के काम किया करते थे, मटकी बनाना या इसी तरह के जो लघु उद्योग के जो काम थे ना, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले काम होते हैं जिनसे कि अपना वो जीवन बसर किया करते थे, तो इस तरह के जो लोग थे उनके मैनुअल स्किल को दबाकर उन्होंने मशीनों के प्रयोग को ज्यादा महत्व समझा। तो इन सभी चीजों ने क्या किया बेटा, मेड इंडिया ए कंट्री, मतलब इंडिया को एक ऐसा देश बना डाला विच वॉज प्रॉस्परस। नो डाउट बेटा इंडिया के पास में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, मतलब ये जो देश था ना वो वास्तव में प्रॉस्परस तो था, बट विद पीपल हु वर पुअर। लेकिन वो ऐसे लोगों का देश था जो वास्तव में देश के हिसाब से बात करें तो वो बहुत अमीर था। मतलब वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था, लेकिन वहां पर रहने वाले जो लोग थे ना वो काफी गरीब थे। अब ये कंडीशन क्यों आई, क्योंकि जितना भी धन दौलत था वो सब का सब बेटा ब्रिटिश एम्पायर ने लूट लिया था, उन्हीं का शासन चला करता था। अगर हम बात करें 9th पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ बेटा दे यूज्ड द रेवेन्यूज ऑफ प्रोविंसेस, मतलब जो भी हमारे स्टेट हुआ करते थे, जितने भी हमारे राज्य थे पुराने जमाने में, उनसे जितने भी इनकम हुआ करती थी ना, उन सारी इनकम को वो हड़प लिया करते थे और वो उन इनकम का इस्तेमाल बेटा टू बाय इंडियन रॉ मटेरियल्स एट चीपर प्राइस, हमारे ही भारत के जो रॉ मटेरियल थे, कच्चे सामान थे, उनको बड़े सस्ते दामों में उस पैसे से खरीदा करते थे। किस पैसे से, जो कि उनकी मेहनत का नहीं था, हमारे ही स्टेट का पैसा था। एंड सोल्ड फिनिश्ड गुड्स इन इंडिया एट हायर प्राइस, और बेटा उन्होंने क्या किया, फिर बाद में रेलवे जो पटरियां हैं वो बिछा दी, तो उन रेल का इस्तेमाल कैसे किया करते थे, इंडिया से कच्चा माल ले जाया करते थे अपने देश में, और फिर बेटा वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया करते थे। मतलब ऐसी चीजों में बदल दिया करते थे जिसको कि लोग फाइनली खा सके, और जो इस तरह का फिनिश गुड्स था ना वो हमारे भारत में आकर ऊंचे दामों में बेचा करते थे। तो इस तरह की कुछ कंडीशन उन्होंने हमारे देश के साथ में कर दी थी। अब यदि बेटा हम ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री का जो लास्ट पॉइंट देखें ना, तो वो है बेटा पॉइंट नंबर 7, तो उसका नाम है री इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो बेटा इस पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे हमारे देश को आजादी मिल गई, तो उसके बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना, उसने इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या किया। तो चलिए बेटा फर्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। After independence, the first 5-year plan was implemented in 1952। और बेटा इंडिपेंडेंस जैसे ही हुआ हमारा देश, उसके बाद में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1952 में शुरू की गई, विच एम्ड, और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की स्थापना करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के साथ साथ में बेटा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी उनका इस्तेमाल करना, उनको डेवलप करना,
साथ में जो बेटा जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी इम्प्लीमेंट करना या उनको शुरू करना था। एंड टू लॉन्च न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इसी के साथ में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे उनको भी लॉन्च करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें ना, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 1991 में इंडिया ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। अब एलपीजी की फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रीज थी ना उनको आप आसानी से शुरू कर सकते हो, ज्यादा आपको फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं थी और आपको बार बार गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर भी नहीं काटने पड़े। और पी का मतलब यहाँ पे है बेटा प्राइवेटाइजेशन, मतलब ये था कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर थे जिनकी दशा बहुत बेकार थी, तो उनको अच्छी तरह से उभारने के लिए उनमें अच्छी तरह से काम चल पाए तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे ना उनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, ताकि जो प्राइवेट लोग हैं वो मिलकर उस डिपार्टमेंट को और ग्रो करने की कोशिश करें। अगर जी की बात करें तो जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि हमारे देश में जितनी भी चीजें बनी हुई थी अब हम उनको विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते थे और विदेशों से जो भी आइटम थे वो हम अपने देश में इंपोर्ट कर सकते थे। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट बेटा ये है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, जो 3 स्कीम थी ना वो मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है। बेटा मेक इन इंडिया का मतलब ये था कि हमें केवल उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देना है जो हमारे देश में बनी हुई हो। उससे क्या होगा कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश की जो जीडीपी है वो ग्रो करने लगेगी। अगर स्किल इंडिया की बात करें तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब ये था कि भाई देखो गवर्नमेंट जॉब है ना वो सबके लिए अवेलेबल तो है नहीं, तो गवर्नमेंट ने सभी पब्लिक को क्या कहा कि भाई आपको अपने अंदर जो स्किल है जिसमें आपकी रुचि है उसी को आप अपना पेशा बनाइए या उसी चीज को आप अपना काम धंधा बनाइए, ताकि आप उस काम को बड़े इंटरेस्ट से कर पाएं और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएं। अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो जो भी हम गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर काटा करते थे ना डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए या वेरीफाई करवाने के लिए, अब वो समस्या दूर हो गई थी। अब आपको ऑनलाइन ही ये सब फैसिलिटीज मिलने लगेंगी। तो बेटा ये जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, इन सब स्कीम को लाने का मकसद यही था कि भाई जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है ना उसको जल्द ही बूस्ट मिले, मतलब हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है बहुत ही जल्द ग्रो करने लग जाए। तो उम्मीद है बेटा आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशन क्या थी और इसी के साथ में जो ये री इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंडिया में इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।